हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट करी है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट, 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग का एम क्या होता है, डेवलप ओनली रीजनिंग, डेवलप ओनली थिंकिंग, या फिर दोनों, या फिर सिर्फ जानकारी देना। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ हमको बच्चे के अंदर तर्क का विकास करना है, सिर्फ सोच का विकास करना है, दोनों का विकास करना है, या फिर केवल जानकारी देनी है। तो अगर आप शिक्षक हो तो आपका उद्देश्य क्या होगा। मैं शिक्षक हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि मेरे को बच्चे को तर्क भी सिखाना है और सोच क्या है ना विकास भी करना है। तो यानी कि दोनों मेरे को बच्चे के अंदर करना है, दोनों का डेवलप है ना विकास करना मेरा उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, परिलक्षित में शिक्षण की गुणवत्ता, यानी कि शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो किस में परिलक्षित होती है। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो। यहाँ पे बोला है कि टीचिंग की क्वालिटी जो होती है, शिक्षण की गुणवत्ता जो होती है वो किस में परिलक्षित होती है, किस में रिफ्लेक्टेड होती है। अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा आप है ना जो शिक्षण की गुणवत्ता है उसका पता लगा सकते हो कि कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, कितने बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। या फिर बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, है ना छात्रों के उत्तीर्ण है ना जो प्रतिशत है, जितने बच्चे जो है वो क्लास को पास कर रहे हैं उनका पास परसेंटेज कैसा है, क्या उसके माध्यम से आप शिक्षण की गुणवत्ता का है ना पता लगा सकते हो। या फिर छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, बच्चे जो है वो सवाल कैसे पूछ रहे हैं, क्या उससे आप शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगा सकते हो। या फिर कक्षा में बनी चुप्पी, बाय द साइलेंस इन द क्लास, भाई क्लास में चुपचाप बैठे हैं सभी बच्चे, कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उस चीज़ से शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितनी अटेंडेंस है वो कोई मैटर नहीं करता है, और उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं वो भी मैटर नहीं करते हैं। कक्षा में चुप्पी है नहीं है वो भी आपकी शिक्षण की गुणवत्ता को नहीं बताता है। पर बच्चे क्लास में सवाल कैसे पूछ रहे हैं, इधर उधर के सवाल पूछ रहे हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे हम शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को अपने विषय क्षेत्र में नवीनतम विकास का ज्ञान होना चाहिए और उसके विषय में उसके विषय की सामग्री का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। क्या पूछा है, अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हिज सब्जेक्ट एरिया ओवर हिज और हर सब्जेक्ट कंटेंट इन ऑर्डर टू, यानी कि एक जो शिक्षक है उसको अपने सब्जेक्ट के एरियाज में कौन कौन से लेटेस्ट डेवलपमेंट, कौन कौन से अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए और उसके विषय की सामग्री का अधिक से अधिक उसको विकास करना चाहिए। क्यों विकास करना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे जो है वो इम्प्रेस हो जाए, छात्र को है ना छात्र को प्रभावित करे उसकी सारी चीज़ें, इसलिए उसको ये सारे काम करने चाहिए। मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए टीचर को ये सारे कार्य करने चाहिए। इम्प्रेस द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के जो है ना आपके जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए ये सारे काम करने हैं। या फिर गेन इमीडिएट रिकॉग्निशन अमंग पीयर्स, साथियों के बीच में तात्कालिक मान्यता प्राप्त करने के लिए कि भाई ओहो ये तो इतना अच्छा टीचर है, इतना बड़ा टीचर है, क्या साथियों के बीच में अपना नाम कमाने के लिए टीचर को ऐसा करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल क्या पूछा है फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे ये पूछा है कि एक टीचर है, उसको अपने विषय वस्तु में कौन कौन से नए अपडेट आ रहे हैं, कौन कौन से नए है ना विकास हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसको अपने नए जो सब्जेक्ट है उसको और अच्छा बनाना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, उसको बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था जो उसका हेड है, उसका प्रमुख जो है उसको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अपने सहपाठियों के साथ में, सहसाथियों के साथ में अपना नाम बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक टीचर को ऐसा करना चाहिए, बच्चों को इम्प्रेस करना,
जो आपके प्रमुख होते हैं उनको इम्प्रेस करना या फिर अपने साथियों को इम्प्रेस करने से टीचर का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब होता है कि मेरे को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना है, और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सब्जेक्ट में कौन कौन से नए विकास आ रहे हैं, सब्जेक्ट को कैसा अच्छा बनाएं, अपने आप को कैसा अच्छा बनाएं, ये सारी चीज़ें शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे क्या पूछा है आपसे, विषय की आवश्यकता को समझाने से पहले ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है, यानी कि बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यानी कि आप जब कोई विषय समझा रहे हो तो उसकी आवश्यकता बताने से पहले क्या चीज़ बताना ज़रूरी है। मेंटेन हाई डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में उच्च अनुशासन बनाए रखना सबसे पहले ज़रूरी होता है। गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेज अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, पिछले शिक्षण से कुछ है ना आप सवाल उठाओ बच्चों के सामने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है आपसे कि भाई सारे ही कथन जो है वो यहाँ पे सही है। आप अगर कोई विषय पढ़ा रहे हो, कोई विषय की आवश्यकता बता रहे हो, तो विषय से पहले आपकी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लास में अनुशासन होना चाहिए। शिक्षार्थी जो है उनका ध्यान आकर्षित आपको करना है, आपको पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान लेकर जाना है, उनका अटेंशन पढ़ाई की तरफ लेकर जाना है। और जो पुराना क्लास में आपने बच्चे को पढ़ाया है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल बच्चे से पूछने हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ बच्चे को कल की क्लास का याद है, वो भूला नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आप किसी भी विषय की विशेषता जो है वो आवश्यकता जो है वो बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे बोला है कि जो शिक्षण कार्य है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का। फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट कम टू कंस्ट्रक्शन, जब यह ज्ञान और समझने के अंतर विरोध की ओर आता है तो छात्रों को सुविधा प्रदान करना। कवर द प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट, निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करवाना। क्रिएट अ रिलैक्स्ड टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, एक आराम से शिक्षण और सीखने का माहौल, यानी कि अच्छा सीखने का माहौल बनाना। या फिर क्लासेस को रेगुलरली लेना, नियमित रूप से कक्षाएं लेना। तो शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त करवाना, या फिर आपका जो पाठ्यक्रम है उसको टाइम पे खत्म करवा देना, सिलेबस को टाइम पे खत्म करवा देना, या फिर एक आरामदायक माहौल बनाना जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, या फिर क्लासेस को रेगुलरली यानी कि नियमित तरीके से रोज रोज क्लासेस को लेना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, जब यह ज्ञान और समझ के अंतर विरोध की ओर आते हैं तो छात्रों को सुविधा प्रदान करना, यानी कि छात्रों को ज्ञान देना, उनको नॉलेज देना, उनको कॉन्सेप्ट समझाना, ये शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है। सिलेबस खत्म करवाना, माहौल अच्छा बनाना, क्लास रोज रोज लेना, ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। बल्कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो सारा चीज़ें अच्छे से सीख जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, शिक्षण में मदद करता है। टीचिंग हेल्प्स इन, जो टीचिंग है वो किस में हेल्प करती है। ट्रांसमिटिंग द सोशल वैल्यू एंड आइडियल्स टू द यंग माइंड्स, युवा मानस को सामाजिक मूल्य और आदर्शों को प्रसारित करने में शिक्षा जो है वो हेल्प करती है, शिक्षण जो है वो हेल्प करता है। या फिर प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता के लिए बच्चे को तैयार करने के लिए जो शिक्षण है वो हेल्प करता है। प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर कॉम्पिटिशन, अच्छा ये दो ऑप्शन एक ही बार आ चुके हैं। या फिर उपरोक्त सभी, क्या पूछा है भाई, शिक्षण कार्य जो है वो किस में मदद करता है, बच्चे को एक है ना सामाजिक मूल्य और आदर्शों को प्रसारित करने में हेल्प करता है, या फिर बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करने में हेल्प करता है। तो कॉम्पिटिशन के लिए हेल्प करना शिक्षण का कार्य नहीं होता है, बल्कि सामाजिक आदर्श यानी कि सोशल वैल्यूज को वो सीखे, सामाजिक आदर्श और आदर्शों को प्रसारित करे। युवा जो इंसान है वो सामाजिक मूल्य और आदर्शों को प्रसारित करे, ये शिक्षण कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा है कि इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक छात्र के समग्र विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के डेवलपमेंट में कौन सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। टीचर का रोल होता है, गार्जियन यानी कि संरक्षक का रोल होता है, स्कूल के प्रबंधक यानी कि मैनेजर का रोल होता है, या फिर प्रिंसिपल का रोल होता है। तो आपको बताना है कि जो शिक्षक जो छात्र होता है उसके समग्र विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अध्यापक की होती है, संरक्षक की होती है, स्कूल प्रबंधक की होती है, या फिर प्रिंसिपल की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक। ऑप्शन नंबर ए टीचर इसका
करेक्ट आंसर है जितना टाइम बच्चा जो है वो टीचर के साथ में रहता है उतना टाइम वो घर पे भी नहीं रहता है। ठीक है, तो पहला टीचर कौन होता है, उसका स्कूल जो है वो उसका पहला घर होता है, टीचर जो है वो उसका पहला घर होता है। तो टीचर ही बच्चे को सब कुछ सिखाता है, उसका समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की ही होती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, अध्यापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय। ये कथन किसने कहा है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, गांधी जी द्वारा, टैगोर द्वारा, विवेकानंद द्वारा या फिर अरविंदो घोष द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने ये बात कही है कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी ना जो स्वामी विवेकानंद जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे कथन वाले सवाल भी पूछ लेते हैं जो आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कथन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास। कि भाई अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चे को तो पढ़ाते दौरान कुछ है ना कक्षा के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे, कीप वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, कुछ समय के लिए चुप हो जाओगे और फिर से शुरुआत करोगे, पनिशमेंट दोगे उस डिस्टर्बेंस करने वाले बच्चे को, मोटिव टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, वो जो है ना जो बच्चे है ना डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं उनको है ना उनका जो टीचिंग का है ना मोटिव है वो बताओगे उनको, या फिर नॉट बोदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, यानी कि क्लास में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोटिव टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि कुछ समय के लिए आप क्या करोगे, चुप रहोगे और फिर क्या करोगे, वापस से पढ़ाना शुरू कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टीचिंग इज, यानी कि पढ़ाने में है ना आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पढ़ाने में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल यानी कि सीखने की सामग्री को व्यवस्थित करना, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को जानना, या फिर नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शिक्षण का पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना या फिर बच्चे के बैकग्राउंड को जानना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है शिक्षण में सबसे पहला स्टेप होता है आपको प्लानिंग करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी होती है कि भाई आप क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय टीचर विल लेड टू, शिक्षक द्वारा कक्षा में वातावरण में अधिभारित सूचना से किसको बढ़ावा मिलता है। अगर क्लास में शिक्षक जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करके दे देता है बच्चे के सामने तो उससे क्या होता है, हाई पार्टिसिपेशन होता है, सिमेंटिक प्रिसीजन होता है, इफेक्टिव इंप्रेशन होता है या फिर डिलेड फीडबैक होता है। ये आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन की तरफ क्वेश्चन जा चुका है, पर आजकल ऐसे ही सवाल पूछते हैं, कम्युनिकेशन और टीचिंग दोनों को मिला के सवाल आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि शिक्षक अगर है ना कक्षा के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके बच्चे को देता है तो उससे क्या होता है, उससे आपका सिमेंटिक प्रिसीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल आपसे पूछा है कि व्हेन द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट आर एंश्योर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली। यानी कि बहुत बड़ा सवाल है पर समझोगे तो सरल है। जब शिक्षकों की ओर से कम संसाधनों और प्रयासों को नियोजित करके छात्रों के अधिगम परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है तो उसको ऐसे शिक्षक को हम क्या कहेंगे। यानी कि शिक्षक जो है वो कम संसाधन का यूज कर रहा है लेकिन उससे जो है ना इफेक्ट हो रहा है, उससे जो प्रभाव हो रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है वो काफी ज्यादा निकल रहा है। तो ऐसे शिक्षक को हम क्या कहेंगे, ऐसे शिक्षक को हम सक्सेसफुल कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे, प्रभावी कहेंगे या फिर प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे टीचर को हम प्रभावी शिक्षक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि टीचर जो है वो कम रिसोर्सेज, कम संसाधन का उपयोग कर रहा है पर कम चीजों से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है। तो ऐसा टीचर कौन होता है, ऐसा शिक्षक आपका प्रभावी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, यानी कि शिक्षण को कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित नहीं करते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस या फिर टीचर्स नॉलेज। तो ऐसी कौन सी चीज है जो शिक्षण
को प्रभावित नहीं करेगी। तो आपका जो टीचर का और बच्चे का जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, शिक्षकों और छात्रों की जो सामाजिक आर्थिक है ना चीजें होती है, वो शिक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूछा है असर्शन रीजन यानी कि कथन और अभिकथन आपको दिया हुआ है। अभिकथन और तर्क आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे चूज करके बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये चूज करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है कि मैडम इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और फिर इसका क्या जो व्याख्या है वो भी सही है, ये हम पता कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको वो टेक्निक समझाऊंगी। ठीक है, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक से हमको सवालों को यहाँ पे सॉल्व करना है, हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कथन क्या बोला है, ऑल टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग, यानी कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। जितनी भी आपकी शिक्षण होते हैं, जितनी भी आपकी टीचिंग होती है, सभी में लर्निंग होती है। भाई मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ तो यानी कि दूसरी तरफ लर्निंग हो रही है क्या, ये बोला है इस कथन में। और दूसरा कथन क्या बोला है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युक्त होना चाहिए। कौन सा इनमें से सही कथन है, वो आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। पहला कथन बोला है कि दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। दूसरा कथन बोला है कि दोनों ही कथन सही है पर इसकी व्याख्या जो है वो सही रूप से स्पष्ट नहीं करी है। तीसरा कथन बोला है कि ए कथन सही है पर आर कथन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए कथन गलत है पर आर कथन सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद में इसका आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए कथन तो सही है पर आर कथन हमारा यहाँ पे गलत निकलता है। कैसे, ए कथन में बोला है कि सभी शिक्षण में अधिगम होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो यानी कि आप भी तो वहां पे आपका जो अधिगम जो है, लर्निंग जो है वो हो रही है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर पढ़ा रही हूँ तो आपका लर्निंग भी हो रही है, मैं टीचिंग कर रही हूँ तो आपकी लर्निंग भी हो रही है। ये कथन तो सही है कि सभी शिक्षण में अधिगम होता ही होता है, ये कथन तो आपका सही है। पर दूसरा कथन में क्या बोला है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि लर्निंग जब ही अच्छी होगी जब वो टीचिंग के माध्यम से होगी। तो अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी कोई टीचिंग होगी, हमेशा जब भी टीचिंग होगी तो वहां पे लर्निंग होगी ही होगी। ठीक है, पहले कथन में बोला है ना कि टीचिंग हो रही, तो वहां पे इसका मतलब है कि अधिगम भी हो रहा है अगर शिक्षण हो रहा है तो यानी कि जहां भी टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग होगी ही होगी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं दीवार पे देख के तो पढ़ा नहीं रही हूँ। कोई मेरे सामने बच्चे बैठे हैं या फिर कोई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ तो सामने से कोई बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जहां भी शिक्षण होता है वहां पे अधिगम होता ही होता है। पर क्या इसको उल्टा हम बोल सकते हैं कि जहां भी लर्निंग होगी वहां पे टीचिंग होगी ही होगी हमेशा, जहां भी अधिगम होगा वहां पे हमेशा शिक्षण होगा ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। और दूसरे कथन में क्या बोला है कि अधिगम को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षण आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। आप अधिगम जो है, अधिगम मतलब लर्निंग, आप लर्निंग जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से ही करते हो क्या, सेल्फ स्टडी भी तो करते हो। तो जहां पे कोई टीचर आपको पढ़ाता है क्या सेल्फ स्टडी में, नहीं पढ़ाता है। तो जब भी लर्निंग होती है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे टीचिंग हो ही रही है, पर जब भी टीचिंग होती है तो यानी कि वहां पे लर्निंग होगी ही होगी। ये दोनों आप उल्टा नहीं बोल सकते हो। जब भी टीचिंग होगी, जब भी शिक्षण होगा, तब अधिगम हमेशा होगा। लेकिन जब अधिगम होगा तो जरूरी नहीं है वहां पे शिक्षण भी हो रहा है, क्योंकि अधिगम हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसलिए पहला कथन आपका सही हो गया, दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा है आपसे, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे आपका इवेल्युएशन नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो उस टॉपिक से आपका सवाल पूछा गया है। इवेल्युएशन में काफी अलग अलग प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं, उनमें से आपसे सवाल पूछा गया है। तो इवेल्युएशन आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। सवाल क्या पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, यहाँ पे आपसे संकलनात्मक परीक्षण के ऊपर सवाल पूछा गया है, समेटिव टेस्ट के ऊपर सवाल पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या बोला है, हिंदी में सवाल को समझते हैं। संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्ति
सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्माणात्मक परीक्षण कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, या फिर है ना निकट संदर्भित परीक्षण कहते हैं। अगर कोई टीचर समेटिव टेस्ट के आधार पे ये देख रहा है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, अगर वो अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव टेस्ट कहेंगे, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहेंगे, नॉर्म टेस्टिंग कहेंगे, या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे निकष संदर्भित परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। अब ये सारे प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं। फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक परीक्षण क्या होता है? जब आप पढ़ाने के दौरान बच्चे का मूल्यांकन करते हो। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? नाम में ही लिखा हुआ है, सतत होता है और व्यापक होता है। व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का देखा जाता है। अब मानक संदर्भित और निकष संदर्भित परीक्षण कौन से होते हैं? ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक तो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, एक होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो शब्दों के बारे में सुना होगा, एक तो होती है परसेंटेज, जब आपका रिजल्ट जो है वो परसेंटेज के अंदर आता है, और एक होती है आपकी परसेंटाइल, जब आपका रिजल्ट जो है वो आपका परसेंटाइल के अंदर आता है। अब ये परसेंटेज क्या होती है और परसेंटाइल क्या होती है, इसमें फर्क होता है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है आपका निकष संदर्भित परीक्षण होता है, ये आपका होता है परसेंटाइल के अंदर। जब आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आता है उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन कैसे होता है? सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे कोई भी टेस्ट ले रही हूँ तो मैंने एक मानक सेट कर दिया है, इसका नाम ही लिखा हुआ है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक यानी कि कोई क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया है कि अगर 100 में से बच्चों के 30 नंबर आएंगे तभी बच्चे जो है वो पास होंगे, यानी कि जो भी बच्चा 30 नंबर तक आएगा वो बच्चा पास कहलाएगा। 30 नंबर से कम किसी भी बच्चे के अगर मार्क्स आते हैं तो वो फेल कहलाएगा। ठीक है, ये होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहाँ पे हम कोई मानक यानी कि कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं जो कि आपके परसेंटाइल वाले सिस्टम, परसेंटेज वाले सिस्टम में होता है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है आपका? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, सॉरी, ये जो क्राइटेरियन है इसका नाम होता है निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है? जहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते, हम बच्चों के बीच में कंपेरिजन करवाते हैं और कंपेरिजन करके जो अच्छा परफॉर्म करता है वो आगे आता है, जो कम परफॉर्म करता है या फिर अच्छे वाले से थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है वो पीछे रहता है। जैसे कि आपके परसेंटाइल वाला एग्जाम में होता है, जब भी आपके एग्जाम में रिजल्ट परसेंटाइल में आता है तो यानी कि जिसका परसेंटाइल, सबको हम कंपेयर करेंगे, सारे बच्चों का जो मार्क्स है उसको कंपेयर करते हैं, फिर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसका परसेंटाइल हाई होता है, जिसके कम मार्क्स आते हैं उसका परसेंटाइल दूसरे वाले से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे कोई भी मानक सेट नहीं करते हैं, कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में। परसेंटाइल पूछे अगर एग्जाम में तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लगाना है, परसेंटेज पूछे तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग लगाना है। अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन द बिहेवियर। यानी कि यहाँ पे टीचर जो है अपने बच्चों का परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करना चाहता है, तो वो यहाँ पे कौन से प्रकार का टेस्ट करेगा? वो यहाँ पे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट करेगा। बच्चों को एक मानक सेट कर देगा कि आपको इतने मार्क्स लेकर ही आने हैं और उसके आधार पर बच्चों की परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार है, मुख्य की बिहेवियर है। अब इफेक्टिव टीचिंग के मुख्य या फिर की बिहेवियर्स कौन कौन से हैं वो आपको इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है। सबसे पहले बोला है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि हिंदी में क्या बोला है? विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग करना। बच्चों को बोलना कि भाई आप अपने नए नए आइडियाज दो और पढ़ाने के साथ बच्चों के आइडियाज को यूज करना। दूसरा बोला है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग यानी कि संरचना, आप जो भी पढ़ा रहे हो क्लास में वो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा रहे हो। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या होती है? अनुदेशात्मक विविधता या फिर आपका प्रश्न पूछना यानी कि क्वेश्चनिंग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण के व्यवहार होता है, यानी कि कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का बिहेवियर होता है। तो बच्चों के आइडियाज को यूज करना, स्ट्रक्चरिंग करवाना या फिर क्वेश्चनिंग करवाना, ये आपके हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर आता है।
लेकिन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है वो आपके किसके अंदर आता है, वो आपके इफेक्टिव टीचिंग के अंदर आता है, वो आपके की बिहेवियर के अंदर आता है। तो दो चीजें होती है, एक तो होती है हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, एक होती है आपकी टीचिंग की बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर वो सारी चीजें होती है जो हमको पढ़ाने में मदद करती है। हम बच्चों से यहाँ पे आइडियाज मांग रहे हैं, तो हम बच्चों को बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पे आप भी अपने आइडियाज दो, तो वो उनके आइडियाज जो है वो हमको पढ़ाने में और हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक होता है स्ट्रक्चरिंग और एक होता है क्वेश्चनिंग, जहाँ पे हम बच्चों से सवाल जवाब करते हैं, तो वो भी हमको पढ़ाने में और हेल्प करता है। लेकिन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या है, ये पढ़ाने का एक आपका प्रमुख तरीका है, यानी कि की बिहेवियर है, जहाँ पे आपकी शिक्षण जो है वो प्रभावी बन सकता है। ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपको, बस ये आपका शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए एक की बिहेवियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हेल्पिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं और की बिहेवियर्स क्या होते हैं, इनमें अंतर होता है। एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा गया है कि की बिहेवियर कौन कौन से है और हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग बिहेवियर क्या होते हैं और की बिहेवियर क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं क्लास लेकर आ जाऊंगी जहाँ पे हम अच्छे से कवर कर लेंगे कि हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, नाम बता दूंगी मैं आपको, और की बिहेवियर कौन कौन से होते हैं उसके भी नाम बता दूंगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं क्लास आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेथड ऑफ टीचिंग से आपका सवाल पूछा गया है, शिक्षण के जो तरीके होते हैं उनसे आपका सवाल पूछा गया है। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का इनमें से कौन सा सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा तरीका है। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन करना या फिर विवरण करना, लेक्चर देना, डिस्कशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर नरेशन। सबसे अच्छी टीचिंग की मेथड कौन सा है। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछे तो आपको यहाँ पे टीचिंग मेथड में जो भी आपका टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर जो भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, पहले उसको चुन के निकाल लेना है कि टीचर सेंट्रिक कौन सा है और स्टूडेंट सेंट्रिक कौन सा है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है और आपका जो छात्र केंद्रित, जो आपका शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है और आपकी छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, वो आपको छांट के यहाँ पे निकाल लेना है। अब टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होता है, टीचर आपका केंद्र बिंदु होता है, टीचर आपका सेंटर पॉइंट पे होता है, टीचर का भागीदारी यहाँ पे ज्यादा होती है, बच्चे की भागीदारी यहाँ पे कम होती है। लर्नर सेंट्रिक में क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होता है, जो आपका बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो केंद्र बिंदु पे होता है, वो सेंटर रोल प्ले करता है, उसकी ही चलती है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है और उसकी भागीदारी यहाँ पे ज्यादा होती है, टीचर की भागीदारी इस मेथड में कम होती है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इन दोनों में से बताओ सबसे अच्छा टीचिंग का मेथड कौन सा है, टीचर सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड। तो लर्नर सेंट्रिक मेथड जो होता है, इसको ही हम स्टूडेंट सेंट्रिक बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लर्नर सेंट्रिक यानी कि छात्र आधारित जो विधि होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर बच्चों के अनुसार यानी कि छात्र के अनुसार पढ़ाता है, उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे जो छात्र आधारित विधि है उसको चुन के निकाल लो, वही आपका बेस्ट मेथड हो जाएगा। लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि आपका टीचर सेंट्रिक होता है, डिस्कशन जो है वो आपका लर्नर सेंट्रिक होता है, प्रदर्शन करके बताना ये भी आपका टीचर सेंट्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर आपको प्रदर्शन करके दिखाता है, और नरेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, विवरण कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चा कौन सा, एक चर्चा विधि बच रही है, जहाँ पे आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आपस में चीजों को डिस्कस करते हैं, आपस में किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और फिर अपना जो भी सीखते हैं वो चर्चा के माध्यम से सीखते हैं। तो ये आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, निम्न में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में संदर्भित किया जाता है। Which one of the following is considered as a sign of motivated teacher? इन चारों में से बताना है कि एक मोटिवेटेड टीचर जो है वो कौन सा कहलाएगा। सबसे पहले तो छात्रों से प्रश्न पूछना, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। अगर बच्चे यहाँ पे आपसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे अभिप्रेरित शिक्षण कहलाओगे, क्या मोटिवेटेड टीचिंग कहलाएगी आपकी, या फिर छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर बच्चे क्लास में रोज आ रहे हैं, काफी सारे बच्चे क्लास में आपके प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या आपकी शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित रहेगा, आपका टीचिंग जो है वो मोटिवेटेड रहेगा। या फिर अध्ययन कक्ष में मौन रहना, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लास में कोई भी बच्चा बातें नहीं कर रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब लोग चुपचाप से बैठे हैं, तो क्या आपका शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित होगा, यानी कि तब आपकी टीचिंग मोटिवेटेड कहलाएगी। या फिर स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, यानी कि छात्रों का नोट्स लेना, वो आपकी टीचिंग को मोटिवेटेड बनाता है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी टीचिंग, आपका शिक्षण मोटिवेटेड हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, अगर छात्र आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं तब आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो मोटिवेटेड रहेगा। यानी कि अगर आपसे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, उनको समझ में आ रहा है, वो आपकी पढ़ाई हुई बातों में ध्यान लगा रहे हैं, वो आपस में मस्ती नहीं कर रहे। ठीक है, तो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका क्या साइन है, इसका ये साइन है कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चे को भी समझ में आ रहा है, बच्चा अपनी सक्रिय भागीदारी वहां पे दे रहा है। तो यानी कि आपका शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित होगा, आपकी टीचिंग स्टाइल जो है वो और मोटिवेटेड होगी, आपको लगेगा कि मुझे और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र काफी ज्यादा क्लास में प्रेजेंट है, इससे आपका पढ़ाने का स्टाइल मोटिवेटेड नहीं लगेगा। हो सकता है बच्चे यहाँ पे बातें करने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते ही नहीं हो। ठीक है, या फिर अध्ययन कक्ष जो है, क्लासरूम जो है वो चुपचाप है, सारे बच्चे चुपचाप से बैठे हैं क्लास में, वो भी आपके शिक्षण के स्टाइल को मोटिवेटेड नहीं बताता है। और बच्चे क्लास में नोट्स ले रहे हैं तो उससे भी आपका शिक्षण का स्टाइल मोटिवेटेड नहीं लगेगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन के आंसर भी दिए हुए हैं, आप बाद में चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, यहाँ भी आपसे इवेल्युएशन टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा है। यानी कि इवेल्युएशन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इवेल्युएशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे अगर आपने इस टॉपिक को मेरे से पढ़ा है तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इस शब्द से ही आप इसका आंसर दे दोगे कि प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है या फिर समेटिव है। ठीक है, हिंदी में क्या है इसको देख लेते हैं, फिर इसके आंसर की तरफ चलेंगे। उस मूल्यांकन श्रेणी की पहचान करें जो विद्यार्थियों के निर्देशन देने के दौरान सतत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिगम प्रगति का निर्धारण करती है। यानी कि निर्देशन देने के दौरान सतत प्रक्रिया प्रदान, ये शब्द से आप यहाँ पे अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपसे पूछा है ये जो 4 यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कि ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप है जहां पे टीचर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाने के दौरान बच्चे से सवाल जवाब करता है और पढ़ाने के दौरान उसका मूल्यांकन करता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में करता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में होता है ऐसा, फॉर्मेटिव में होता है या फिर समेटिव में होता है। हिंदी में क्या बोले हैं ऑप्शन, नियोजन में होते हैं, निदान में होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में होते हैं या फिर योगात्मक मूल्यांकन में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये होते क्या है इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ ही पढ़ाने के दौरान ही वो आपसे सवाल जवाब कर रहा है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो होते हैं आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होते हैं, ये जब सारा कोर्स आपका खत्म हो गया तो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में सबसे लास्ट में, सबसे एंड ऑफ द कोर्स में जो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे आपके स्कूल वगैरह में फाइनल एग्जामिनेशन होते थे, वो पूरा साल खत्म होने के बाद में होते थे, सबसे लास्ट में पूरा साल आपने पढ़ाई करी और उसका फिर लास्ट में एक एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम, जो कि आता है आपके समेटिव एग्जाम, समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे हम एंड ऑफ द कोर्स आपका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आपकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन पढ़ाने के बीच बीच में टीचर आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ आपसे सवाल पूछ रहा है कि अच्छा बताओ यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, क्या आपको समझ में आ गया, इस टॉपिक को मैंने आपको क्या समझाया था, उस टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने आपको। तो पढ़ाने के दौरान टीचर आपसे सवाल जवाब कर रहा है, तो पढ़ाने के दौरान जो हम मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे यही पूछा था कि ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो टीचर पढ़ाने के साथ साथ करता है, यानी कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा मूल्यांकन होता है, वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अगर आपने यहाँ पे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी हुई है तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। यहाँ पे बोला है कि कॉग्निटिव एबिलिटी में हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है, नोइंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, एनालाइजिंग होता है या फिर इवेल्युएटिंग होता है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में कुछ चरण दिए हुए हैं कि हम बच्चे की जो है ना बुद्धि है उसका विकास कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ यहाँ पे चरण बताए हुए हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे कहीं पे भी ब्लूम्स का नाम नहीं लिख दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक आपकी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी ज्ञान संबंधी योग्यता है उसी को ही हम बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसके ऊपर ब्लूम्स ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो जानना,
समझना, विश्लेषण करना या फिर मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन करना। तो ब्लूम्स ने 6 स्टेप्स बताए थे, जिसमें उन्होंने बोला सबसे पहले हमको बच्चे को नॉलेज देनी है, यानी कि बच्चे को चीज़ का ज्ञान देना है, फिर उसको उस चीज़ की समझ बैठानी है, यानी कि फिर हमको उसको अंडरस्टैंडिंग देनी है उस कॉन्सेप्ट की, और फिर उसको वो चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करवानी है, यानी कि उसको उस जीवन में वो चीज़ जो है वो लागू करवानी है जो उसने सीखी है। लागू करने के बाद में उसका एनालिसिस होगा, यानी कि विश्लेषण होगा, फिर सिंथेसिस होगा, यानी कि संश्लेषण होगा, और फिर मूल्यांकन, यानी कि फिर उसका हम इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएशन, मूल्यांकन जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। हाईएस्ट एबिलिटी कौन सी होती है? कॉग्निटिव डोमेन में आपकी होती है मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन होती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग? टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटी दैट एनकरेज लर्निंग, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, या फिर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। क्या पूछा है आपसे हिंदी में सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? अब ये नहीं शब्द देखना है और ढंग से इसका जवाब देना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। शिक्षक का ज्ञान क्या शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? क्या कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, क्या वो सारी चीजें शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है? क्या शिक्षक और विद्यार्थी की जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है, क्या वो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? या फिर अनुभव द्वारा सीखना आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो टीचर में कैसा ज्ञान है, कितना ज्ञान है, ये शिक्षण को प्रभावित करता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है। दूसरा बोला है कि ऐसी गतिविधियां जिससे आपकी क्लास प्रोत्साहित होती है, तो ये चीजें भी आपके शिक्षण को प्रभावित करती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और अनुभव द्वारा सीखना, अगर टीचर को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो भी आपके शिक्षण को प्रभावित करेगा। अगर कोई नया टीचर है जिसको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और कोई टीचर है जिसको 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, बच्चों को अच्छे से टैकल कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो आपका शिक्षण की जो है ना, शिक्षण को प्रभावित करता है। हमसे पूछा कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टीचर और स्टूडेंट की सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, ये शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 कथन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सबसे फर्स्ट कथन क्या पूछ रहा है आपसे? स्टेटमेंट 1 पूछा है कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वॉज प्रपोज्ड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आपके मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं, काफी सारे अलग अलग प्रकार के है ना शिक्षण करने के तरीके होते हैं, विधियां होती है, जिसमें से एक विधि है आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड। आई होप आपने ये मेथड के बारे में सुना होगा, पढ़ लिया होगा आपने। अभी यहाँ पे कथन में बोला है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग एक इंसान का नाम है। तो यहाँ पे बोला है कि क्या ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है पढ़ाने की, क्या ये विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है? दूसरा कथन क्या बोला है? दिस मेथड रिवॉल्व अराउंड द टर्म फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ थिंकिंग एंड डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे बोला है कि ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ थिंकिंग, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, क्या ये सारी चीजें इसके अंदर होती है क्या? अब आपने अगर पढ़ा है ह्यूरिस्टिक मेथड तो आपको पता होगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ये कथन बिल्कुल सही है। और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि बच्चों को खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना चाहिए। टीचर को सारी चीजें बच्चों के सामने परोस के नहीं रखनी चाहिए। वो बच्चा खुद की समस्या का समाधान खुद से निकाले, खुद के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से वो चीजों को सीखे, ताकि वो खुद से करके चीजों को सीखेगा तो वो और बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएगा। ठीक है, ये आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो बात करता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है। दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, सेल्फ थिंकिंग आती है, डिस्कवरी आती है। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि बच्चा खुद की चीजों का खुद से सोल्यूशन निकाले, समस्याओं का समाधान खुद करे, सेल्फ थिंकिंग करे, खुद चीजों को सोचे, खुद नई नई चीजों की डिस्कवरी करे, खुद नई नई चीजों को एक्सप्लोर करे। ठीक है, और फिर नई नई चीजों के माध्यम से वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के माध्यम से चीजों को सीखेगा। तो इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही कथन जो है वो आपके यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या पूछा है आपसे? हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदी में यहाँ पे बोला है कथन पहला कि शिक्षण की अनुमानित है ना अनुमानी पद्धति का प्रस्ताव आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दिया गया है। और ये दूसरा बोला है कि यह विधि शर्तों के इर्द गिर्द घूमती है कि खोज, समस्या समाधान, आत्मविचार, खोज, अन्वेषण, ये सारी शर्तें इस विधि के अंदर शामिल होती है। तो दोनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही आपके सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब लर्नर सेंटर्ड मेथड भी आपका टीचिंग की ही विधि होती है। 2
तरीके की विधियां होती है, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित, जहाँ पे शिक्षक केंद्र बिंदु पे होता है, शिक्षक अपने अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ाता है। और लर्नर सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, जहाँ पे शिक्षार्थी केंद्र बिंदु पे होता है और शिक्षार्थी अपने शिक्षार्थी के अनुसार टीचर यहाँ पे उसको पढ़ाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित जो विधि होती है उसको लेकर कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स है, कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करके बताना है। अब फोकस इज ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि में बच्चे की भागीदारी ज्यादा होती है, क्या ये कथन गलत है क्या, क्योंकि हमको गलत ही चूज करना है। दूसरा बोला है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रेजेंट, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होता है शिक्षार्थी विधि के अंदर। फिर तीसरा बोला है कन्वेंशनल अप्रोच है, यानी कि पुरानी अप्रोच है शिक्षार्थी विधि तो। और फोर्थ ऑप्शन बोला है स्टूडेंट कैन लर्न इवन इफ टीचर इज एब्सेंट फॉर सम टाइम, है ना। यहाँ पे बोला है कि बच्चे बिना टीचर के भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, बिना टीचर के भी यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षार्थी केंद्रित विधि को लेकर। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी केंद्रित विधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, सही नहीं है वो आपको चूज करके बताना है। तो पहला बोला है कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित होता है, बिल्कुल सही कथन है। यह आपकी शिक्षार्थी केंद्रित विधि का सही उत्तर है, ये इसकी विशेषता होती है। पर हमसे तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, पर ये तो सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर बोला है कि क्या ये लचीला होता है, यानी कि इसमें लचीलापन मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में शिक्षार्थी जो होता है बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ता है। बच्चा अगर रात को फ्री है तो रात को पढ़ेगा, दिन में फ्री है तो दिन में पढ़ेगा, सुबह फ्री है तो सुबह पढ़ेगा। बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ता है तो उसमें लचीलापन होता है, तो ये भी कथन सही है, पर हमको यहाँ पे सही नहीं है वो चूज करना है। और फोर्थ बोला है कि शिक्षक अगर नहीं उपस्थित है तब भी छात्र अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ता है, तो टीचर अगर नहीं भी है तो भी वो खुद से पढ़ सकता है, तो ये भी सही है, पर हमको गलत चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ये दृष्टिकोण पारंपरिक है। ये पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं है, ये अभी रिसेंट का नया दृष्टिकोण है। पारंपरिक दृष्टिकोण कौन सा है आपका, शिक्षक केंद्रित विधि जो है वो आपका कन्वेंशनल मेथड है, आपका पारंपरिक दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 चरण होते हैं। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 चरण बताए हैं। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से हैं, वो आपके 4 चरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 चरण बताए हैं। एक होता है आपका सेंसरी मोटर, एक होता है आपका प्री ऑपरेशनल, एक होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एक होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 चरण बताए हैं आपके जीन पियाजे ने। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। आपकी टीचिंग में एक टॉपिक दिया हुआ है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फेजेस ऑफ टीचिंग से सवाल पूछा गया है कि प्री एक्टिव टीचिंग के टाइम पे क्या होता है। 3 तरीके के फेज होते हैं हमारी टीचिंग के। एक होता है प्री एक्टिव टीचिंग, जहाँ पे हम पढ़ाने से पहले जो कार्य करते हैं वो आते हैं। एक होता है आपका इंटर एक्टिव फेज, यानी कि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान हम कौन कौन से कार्य करते हैं वो आते हैं। एक होता है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि पढ़ाने के बाद में भी हम टीचर जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं वो आपके पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये 3 फेजेस होते हैं आपकी टीचिंग के। तो ये प्री एक्टिव चरण जो है, यानी कि पढ़ाने से पहले का चरण जो है, इसमें टीचर क्या क्या करता है वो आपको यह 4 ऑप्शन में से चूज करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहला बोला है फिक्सिंग ऑफ गोल एंड कंटेंट, दूसरा बोला है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स, तीसरा बोला है डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजी और फोर्थ बोला है एक्शन एंड रिएक्शन। हिंदी में क्या पूछा है, शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक चरण के टाइम पे, पूर्व है ना, पूर्व क्रियात्मक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी कि जो प्री एक्टिव टीचिंग है, जो पूर्व क्रियात्मक चरण है, उस टाइम पे टीचर क्या करता है, लक्ष्य और सामग्री का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही कथन है भाई, मैं पढ़ाने से पहले अपने उद्देश्य बनाऊंगी, अपने लक्ष्य बनाऊंगी। ठीक है, दूसरा है सीखने वाले का निदान होता है, रणनीति के बारे में निर्णय बनाते हैं या फिर क्रिया और प्रतिक्रिया हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को तैयार करते हैं और हमारी स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं। डायग्नोस लर्नर्स को नहीं करते हैं और उसका एक्शन रिएक्शन भी हम नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्या बोला है, हम यहाँ पे लक्ष्य और सामग्री का निर्धारण करते हैं और रणनीति के बारे में भी तय करते हैं कि भाई हमको
बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, उसकी रणनीति कैसे होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी बी ऑप्शन और सी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, टेस्ट लाइक IIT JEE एंड नीट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच इवेल्युएशन। अब मूल्यांकन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि IIT JEE जो नीट वाले आपके है ना एग्जाम होते हैं, वो कौन से प्रकार के मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं। रचनात्मक, योग्य है ना, योगात्मक, स्थानानन, या फिर है ना आपका प्लेसमेंट, या फिर आपका अभिक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आपकी अभिक्षमता वाले टेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब IIT JEE जो एग्जाम होते हैं, नीट वाले जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पे आपकी क्या देखी जाती है, आपकी कैपेसिटी देखी जाती है, आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि बच्चे को कितनी चीजें आती है। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, आपका समेटिव असेसमेंट, आपका प्लेसमेंट असेसमेंट भी नहीं होता है। आपका एप्टीट्यूड को चेक करते हैं, आपकी अभिक्षमता को चेक करते हैं कि बच्चे में कैपेबिलिटीज कितनी है। अगर वो नीट का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि वो टीचर, वो है ना डॉक्टर बनने के लिए क्या क्षमता है उसके अंदर, उसकी अभिक्षमता कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये कौन सी मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा, ये आपके अभिक्षमता वाली श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो शिक्षण को लेकर सही नहीं है, वो आपको बताना है। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचर कैन बी ट्रेन्ड ओनली, टीचर आर बॉर्न, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है। पढ़ना सिर्फ एक कला होती है क्या, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी कि शिक्षक जो होते हैं वो केवल ट्रेंड ही होते हैं, परीक्षित है ना, परीक्षित ही होते हैं, प्रशिक्षित ही होते हैं। या फिर शिक्षक पैदा ही होते हैं, यानी कि जन्मजात से ही कोई इंसान जो है वो शिक्षक बन के निकलता है। या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि सारे कथन आपके सच नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे, टीचिंग एक कला होती है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेषताएं पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा टीचिंग कला और विज्ञान दोनों होती है। टीचिंग में कला भी होती है और इसमें विज्ञान भी होता है। तो शिक्षण आपका जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है, यानी कि टीचिंग आपकी आर्ट और साइंस दोनों होती है, सिर्फ आर्ट नहीं होती है। तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, यानी कि शिक्षकों को केवल और केवल हम ट्रेनिंग देके ही उनको टीचर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में अपने अंदर भी वो टीचर बनने की क्वालिटीज होती है। ठीक है, कुछ लोग अगर ट्रेनिंग नहीं भी करी है उन्होंने, फिर भी उनके अंदर टीचर बनने की क्वालिटीज होती है। तो सिर्फ ये जो ओनली वर्ड है ये इस कथन को गलत बना दिया। यहाँ पे बोला है कि टीचर्स आर बॉर्न, अब यहाँ पे बोला है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ पैदा ही होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। हम टीचरों को यहाँ पे पढ़ा भी तो सकते हैं, पढ़ा के भी तो उनको ट्रेनिंग देके भी तो हम सिखा सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर सिर्फ जन्मजात से ही टीचर बनते हैं। ये कथन भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है कि उपरोक्त सभी कथन आपके सच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, यानी कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य क्या है, वो आपको इन चारों में से चूज करके बताना है। पहला बोला है प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, किताबों में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो जानकारी से बच्चे तक पहुंचा दो। दूसरा बोला है आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, यानी कि कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षा आयोजित करवाना, सिर्फ यही शिक्षण होता है क्या। तीसरा बोला है हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, छात्र को परीक्षा के लिए तैयार करना और परीक्षा को पास करने के लिए उसको मदद करना, सिर्फ इतना ही शिक्षण होता है क्या। या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न, यानी कि शिक्षकों या जो छात्र होते हैं उनको सीखने में मदद करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला बोला है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। तो ये कथन गलत है। शिक्षण का कार्य इतना सा नहीं होता है कि भी जो किताब है उसका किताबी ज्ञान बच्चे को दे दो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि सिर्फ एग्जाम लेना बच्चे का, ये भी सही नहीं है। और तीसरा बोला है कि सिर्फ एग्जाम में पास करवा देना सिर्फ यही टीचर का काम होता है, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ बोला है कि छात्र को सीखने में मदद करना ये शिक्षण का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचिंग का मेन कार्य क्या होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ में आए, बच्चा नई नई चीजों को सीखे वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ टीचर, अध्यापक पढ़ाने में प्रभावी कब होता है। इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि विषय का मास्टर होता है जब टीचर अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखता है, तब क्या वो प्रभावी टीचर बनता है क्या। या फिर हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी कि उसको पढ़ाने में काफी ज्यादा अनुभव है, तो अनुभवी शिक्षक है
तो उसकी शिक्षण प्रभावी होती है क्या। फिर तीसरा बोला है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नोज ऑलरेडी, छात्रों को जो पहले से उन्होंने पढ़ा हुआ है वहां से प्रारंभ करता है अपना पढ़ाना, तो क्या ऐसे शिक्षक को हम प्रभावी शिक्षक कहते हैं। या फिर यूज मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि कई निर्देशात्मक एड्स का उपयोग करता है पढ़ाने के दौरान, तो क्या ऐसे शिक्षक को हम एक प्रभावी शिक्षक कहते हैं क्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चों को पता है वहां से पढ़ाने का शुरू करना, इसको हम कहते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक है। अगर आपने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं, अगर टीचिंग के कुछ रूल्स होते हैं आपने वो पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि हमको कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को। हमको बच्चे को नोन से अननोन की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो चीज़ बच्चा जानता है, ठीक है, वहां से लेकर जो वो नहीं जानता है फिर उसकी तरफ बच्चे को लेकर जाना चाहिए। जो चीज़ बच्चे को पता है पहले वो उसको समझाओ, फिर वहां से धीरे धीरे जो उसको नहीं पता है वो भी उसको समझाते चलो, तो वो रिलेट करके सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि छात्र को जो पहले से पता है वहां से प्रारंभ करके फिर जो उसको नहीं पता है वो चीजें भी सिखाना एक प्रभावी शिक्षण के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, शिक्षक है ना, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसका शक्तिशाली साधन है, सामाजिक परिवर्तन का। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तिगत है ना परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है क्या शिक्षा। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन, और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन किसका है, सामाजिक परिवर्तन का भी है, हम समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। व्यक्तिगत परिवर्तन का भी साधन है, हम व्यक्ति के पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट ला सकते हैं, उसमें भी हम बदलाव लेकर आ सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी साधन है, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन का भी साधन होता है शिक्षक, मतलब शिक्षा जो है वो आपकी एजुकेशन जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन का भी साधन होती है, यानी कि हम हमारे कल्चर में भी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर कि शिक्षा जो है वो एक शक्तिशाली साधन है किसका, सामाजिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का और सांस्कृतिक परिवर्तन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, उच्च शिक्षा के स्तर पे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। छात्र को परीक्षा पास करवाने के लिए तैयार करना, सिर्फ बच्चों का एग्जाम पास करवाने के लिए तैयार करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। निर्णय लेने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित करना, नई जानकारी बच्चे को देना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नई नई जानकारियां बच्चे को देते जाना, या फिर छात्र को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेट करना बच्चे को नए नए सवाल पूछने के लिए। तो इसमें से सही कथन कौन सा होगा, यानी कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लेवल पे टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। तो हायर एजुकेशन के टाइम पे टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चे के अंदर अपने डिसीजन लेने के लिए उसको सक्षम बनाना, अपने डिसीजन लेने के लिए बच्चे को खुद केपेबल बनाना, ये होता है आपका उच्च शिक्षा का लेवल, उच्च शिक्षा में है ना शिक्षण का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे कथन इसके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, जून 2007 का सवाल है, क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक द मोस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इन चारों में से वो चूज करके बताना है कि अगर ये क्वालिटी, अगर ये सारी है ना विशेषताएं एक टीचर के अंदर है तो वो सबसे अच्छा टीचर होगा। ठीक है, कौन सा है वो विशेषता, पंक्चुअल है, अगर टीचर समय की पाबंदी रखता है तब वो टीचर अच्छा होता है, आपको पसंद आएगा। हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि अनुसंधान की योग्यता है किसी टीचर के पास में, तो क्या वो टीचर अच्छा होता है। लविंग एंड हैविंग हाई है ना आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, एक प्यारा और आदर्श शिक्षक है तो क्या वो शिक्षक अच्छा होता है। या फिर हु ऑफन अम्यूज हिज स्टूडेंट, जो अक्सर अपने छात्र को खुश रखता है, क्या वो टीचर अच्छा होता है क्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, ऐसा टीचर जिसके पास में अनुसंधान की काफी अच्छी योग्यताएं हैं वो एक अच्छा टीचर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग का मेन एम क्या होता है। डेवलप ओनली रीजनिंग, यानी कि बच्चे के अंदर केवल तर्क का विकास करना। टू डेवलप ओनली थिंकिंग, बच्चे के अंदर केवल है ना सोचने का विकास करना। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर टू गिव इन्फॉर्मेशन, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि हमको बच्चे के अंदर तर्क का और सोच का दोनों का विकास करना होता है, यही शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ए और बी दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्या पूछा है ना, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि परिलक्षित में शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो किस में परिलक्षित होती है। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है यहाँ पे, ये बोला है कि शिक्षण की गुणवत्ता जो है
टीचिंग की क्वालिटी जो है वो किस में रिफ्लेक्ट होगी, इन चारों कथन में से वो आपको चूज करके बताना है। सबसे पहले बोला है बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कितने बच्चे जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण कर रहे हैं, क्या उससे शिक्षण की जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि छात्र कैसे प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों की गुणवत्ता से क्या टीचिंग की क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है। या फिर बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, क्लास में अगर चुप्पी बनी हुई है तो क्या वो साइलेंस के माध्यम से आप शिक्षण की गुणवत्ता को पता लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है कि बच्चे जो है वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ पे किस तरीके के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उससे आपकी शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगता है। कि बच्चे अगर ढंग से सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनका ध्यान है पढ़ाई के अंदर, वो यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं हो रहा है उनका माइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से हम शिक्षण की गुणवत्ता को परिलक्षित कर सकते हैं, ठीक है। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, हम टीचिंग की क्वालिटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा का लाभ नहीं है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पे आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा ग्रुप डिस्कशन का एडवांटेज नहीं है। काफी सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन में नॉट को नहीं देखते हैं, जल्दबाजी में आते हुए सवाल को गलत करके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो समूह चर्चा होती है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अगर पढ़ लिया है, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है, तो समूह चर्चा क्या होती है आई होप आपको पता होगा, ठीक है। समूह चर्चा क्या होती है, इसका लाभ कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है, इट इज अ स्टिम्युलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, समूह चर्चा क्या होती है, ये एक प्रेरणादायक सोच प्रक्रिया है जो गहन सोच के विकास में मदद करती है। क्या ये ग्रुप डिस्कशन का लाभ नहीं है क्या, क्योंकि नहीं है वही हमसे पूछा है। दूसरा क्या बोला है, डेवलपिंग अ टीम स्पिरिट फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीम भावना का विकास होना, क्या ये जो आपका है ना ग्रुप डिस्कशन है वो उसका एडवांटेज नहीं है, उसका लाभ नहीं है क्या। या फिर थर्ड वाला बोला है, इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक, इसमें अनावश्यक तर्क शामिल हो सकते हैं, चर्चा मुख्य बातों से अलग विषय पर हो सकती है। क्या ये ग्रुप डिस्कशन का एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है। या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है, प्रतिभावान छात्रों की खोज होती है, मौखिक तथा गैर मौखिक संचार विकसित करने के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या ये एडवांटेज नहीं है क्या ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका नाम आपको समझ लेना है, नाम का मीनिंग समझ में आ गया तो आधा टॉपिक आपका वहां पे वैसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे, समूह चर्चा क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ऐसा डिस्कशन जो आप समूह में कर रहे हो, ऐसी चर्चा जो आप ग्रुप के अंदर कर रहे हो। यानी कि एक तो आप अपने आप से बातें कर सकते हो, अपने मन में बातें कर सकते हो, या फिर अपने किसी दोस्त के साथ में दो जने खड़े होकर आपस में बात कर सकते हो, या फिर जहाँ पे दो से ज्यादा लोग आपस में खड़े हैं आपस में और बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं समूह चर्चा या फिर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन से फायदा क्या होगा, तो ग्रुप डिस्कशन से फायदा होगा कि भाई अगर 5 लोग एक ही टॉपिक पे बात करें तो एक इंसान को 5 नए नए आइडियाज सुनने को मिलेंगे, एक इंसान को 5 नए नए दिमागों के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये इस चीज के बारे में ऐसा सोचता है, ये इस चीज के बारे में ऐसा सोचता है, तो ये इसके लाभ होते हैं। पर आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे बता रहा है कि इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक, कौन सा लाभ नहीं है, इसमें अनावश्यक तर्क शामिल हो सकते हैं जो कि चर्चा को अलग विषय पर ले जा सकते हैं। 5 लोग अगर किसी सेम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो जहां पे बर्तन 2 से ज्यादा होंगे वहां पे टकराएंगे ही टकराएंगे, तो जहां पे 4-5 आपस में लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे तो उनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट होगा ही होगा, जो बात वो करना चाह रहे थे उस बात से अलग विषय पे भटकेंगे ही भटकेंगे, ऑफ द ट्रैक वो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये क्या है, ये लाभ नहीं होता है आपके ग्रुप डिस्कशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आपके ग्रुप डिस्कशन का लाभ है, जैसे
जैसे फर्स्ट वाला बोला है, ये एक प्रेरणादायक सोच प्रक्रिया है जो कि गहन सोच में विकास करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर 4-5 लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। फिर टीम स्पिरिट जगता है, यानी कि टीम भावना जो है वो लोगों के अंदर जगती है। टीम में काम करने के लिए लोगों को कैसे काम करना है उसके बारे में लोग सीखते हैं, वो भी एक लाभ होता है। और लोगों के अंदर है ना डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लोगों के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, गैर मौखिक संचार जो होता है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होता है। तो ये भी एडवांटेज है। पर एडवांटेज क्या नहीं है वो हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे बोला है कि ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी चीजें जो है वो आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है, कभी कभी चीजें जो है वो ऑफ द ट्रैक भी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अब आजकल आपसे ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग इस टॉपिक का नाम है, MOT जिसको हम बोलते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं मतलब टीचिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं शिक्षण करने के। ठीक है, अब वो मेथड कौन कौन से होते हैं, आई होप आपने सिलेबस पढ़ा होगा, तो आपने ये सारी चीजें कवर कर रखी होगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या मेथड दिए हुए हैं, और वो मेथड का डिस्क्रिप्शन जो है, वर्णन जो है वो आपको सूची 2 में दिया हुआ है, लिस्ट 2 में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आजकल आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। तो सबसे पहले बोला है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है, जहाँ पे टीचर्स जो है वो एक टीम बना के और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचरों की एक टीम होती है, समूह शिक्षण होता है, जहाँ पे कोई एक टीचर नहीं होता है बल्कि शिक्षकों का समूह होता है। ठीक है, एक होता है, दूसरा आपका बोला है अनुकरण यानी कि साइम्युलेशन। साइम्युलेशन जहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कैसे, हम जैसा असली एनवायरनमेंट होता है उस असली एनवायरनमेंट के जैसा ही हूबहू सेम टू सेम एक नकली वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे पायलट बनना चाहते हो, आप यहाँ पे ट्रेन बोल रही हो, अगर आप यहाँ पे प्लेन उड़ाना सीखना चाहते हो, तो क्या आप पायलट बनोगे तो आपको सीधे ही जो असली वाला प्लेन होता है वो उसकी चाबी दे देंगे आपको हाथ में कि जाओ उड़ा लो प्लेन? नहीं आता है ना आपको तो उड़ाना, तो फिर वो सिखाएंगे कैसे आपको? वो आपको एक नकली प्लेन के माध्यम से सिखाएंगे कि प्लेन में आपको ऐसा करना है, ये बटन दबाना है, इससे आगे जाना है, इससे पीछे जाना है, लेफ्ट राइट जो भी वो होता है, वो उसमें एक नकली एनवायरनमेंट में आपको लेके जाएंगे। वो एनवायरनमेंट नकली होगा, लेकिन जैसा असली वाला एनवायरनमेंट दिखता है हूबहू वैसा ही सेम टू सेम होगा, बस वो नकली प्लेन होगा। नकली प्लेन में आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में फिर वो जो असली प्लेन होता है उसकी चाबी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका साइमुलेशन यानी कि अनुकरण, जहां पे हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया ना, असली प्लेन की बजाय नकली प्लेन में लेकर गए, तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, फिर एक होता है ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि आर्मस्ट्रांग ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि स्वानुभविक विधि। स्वानुभविक विधि क्या होती है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, जहां पे आर्मस्ट्रांग ने बोला है कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स रख दो और उसको कहो कि अपनी समस्या का समाधान वो खुद से करे, अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान वो खुद से करे। टीचर जो है वो उसके सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, बच्चों को खुद से चीजों को करने दो, खुद से चीजों को करके सीखने दो। ठीक है, एक होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदित निर्देशन। विभेदित निर्देशन क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, नाम से ही समझ लो, विभेदित और निर्देशन। निर्देशन यानी कि किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, जो हम निर्देशन देते हैं ना वो निर्देशन हो गया। और विभेदित यानी कि डिफरेंट, अलग अलग, यानी कि भांति भांति के। ठीक है, तो इससे मतलब क्या है, इससे ये मतलब निकल रहा है कि जो जैसा स्टूडेंट है, जो जैसा बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग हमको वैसा उसको पढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपकी टीचिंग के मेथड दिए हुए हैं। टीम टीचिंग हो गया, साइमुलेशन हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो गए। आपको उनके वर्णन के साथ में यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले बोला है नॉट प्रोवाइडेड मच फैक्ट बट टीच हाउ नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि अधिक तथ्य प्रदान नहीं करता है लेकिन सिखाता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये किसके साथ में मैच होगा, उसको मैच करके बताओ। दूसरा बोला है बोथ टीचर आर इक्वली रिस्पेक्टेड, दोनों शिक्षक समान रूप से सम्मानित होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं। थर्ड बोला है क्रिएशन कंडीशन सिमिलर टू एक्चुअल एंड द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, वास्तविक स्थिति के समान स्थिति का निर्माण किया जाता है और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि जैसा
है ना हकीकत वाला एनवायरनमेंट है उसके जैसा ही हूबहू सेम टू सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देते हैं। और फिर फोर्थ क्या बोला है, मल्टीपल अप्रोचेस टू अकोमोडेट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को है ना समायोजित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है। तो इसको किससे मैच करोगे? अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया है तो ये तो सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि साइमुलेशन क्या होता है, जो जैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, जो हकीकत वाला एनवायरनमेंट है, रियल वाला एनवायरनमेंट है, वैसा ही हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, इसको ही बोलते हैं साइमुलेशन। तो बी को आपको सी के साथ में मैच करना है। इसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है, बी जो है वो सी के साथ में मैच होगा। ठीक है, बी यहाँ पे सी के साथ में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो एलिमिनेट कर दो। बी इसमें भी नहीं हो रहा है, इन दोनों में बी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ में मैच हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? आंसर नहीं भी पता है तो दो ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए। अब 50-50 का गेम हमारे पास में बचा है, यानी कि आपको एक और कोई ऑप्शन ऐसा चूज करना है जिससे आपका आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ तो ए का ऑप्शन या तो 2 होगा, ए का ऑप्शन या तो 4 होगा। अब जाके देखते हैं कि 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है। तो 2 ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ टीचर आर इक्वली रिस्पेक्टेड, और 4th बोल रहा है आपके मल्टीपल अप्रोचेस के बारे में। तो टीम टीचिंग में क्या होता है, मैंने बताया कि एक टीचर के बजाय आपको काफी सारे टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं और सभी टीचर को सेम तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यानी कि ए को हमको 2 के साथ में मैच करना है, और जैसे ही हमने यहाँ पे ए को 2 के साथ में मैच करा तो वैसे ही हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या बात करता है, ए का ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, यानी कि टीम टीचिंग क्या होता है, जहाँ पे सभी टीचर्स जो है उनको सेम तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है। बी का ऑप्शन नंबर सी है। बी का ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, साइमुलेशन में ये हम यहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे सी का ऑप्शन हमने क्या देखा, सी का ऑप्शन इसमें 1 बताया हुआ है। सी का ऑप्शन 1 क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे हम कुछ फैक्ट, टीचर यहाँ पे कुछ नहीं बताता है, बच्चे को खुद की समस्याओं का समाधान खुद करना होता है। और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपको देखने को मिलती है, यानी कि हर बच्चा जो है वो अलग प्रकार का होता है और हर बच्चे के अनुसार टीचर को यहाँ पे पढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल भी आपसे मैच द कॉलम का ही पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं, और आजकल भी आपसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है आपको, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, शिक्षण की विधियों के बारे में दिया हुआ है और उनके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। पहले बोला है लार्ज ग्रुप मेथड, स्मॉल ग्रुप मेथड और इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, यानी कि हिंदी में क्या बोला है आपसे ऑप्शन, हिंदी में बोला है बड़ा समूह या फिर छोटा समूह विधि या फिर व्यक्तिगत विधि। आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल से मैच करना है। पहला बोला है सेमिनार होता है आपका, पैनल डिस्कशन यानी कि पैनल चर्चा होती है, साइमुलेशन यानी कि सतत अनुकरण होता है। इसको आप किससे मैच करोगे, छोटे समूह डिस्कशन से, बड़े समूह है ना मेथड से, या फिर व्यक्तिगत विधि से। दूसरा बोला है प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी और इंटरैक्टिव वीडियोस, और तीसरा बोला है लेक्चर देना, टीम टीचिंग, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। इसको किससे मैच करोगे, तो लेक्चर जो है वो हमेशा आप लार्ज ऑडियंस के लिए देते हो, तो यानी कि बड़ी समूह विधि जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगी। ए का ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। तो जहां भी ए ऑप्शन नंबर 3 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो अब हमको एक और ऑप्शन देखना होगा, या तो बी का आंसर 1 होगा या फिर बी का आंसर 2 होगा। ठीक है, अब बी का आंसर 1 में क्या बताया हुआ है, बी का ऑप्शन अगर हम 1 लगाते हैं तो बोला है कि स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप में सेमिनार होता है, पैनल डिस्कशन होता है और साइमुलेशन होता है। या फिर बी का आंसर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या बताया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, केस स्टडी करते हैं और इंटरैक्टिव वीडियोस हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे बोला है ए का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है और बी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ए का तो हमने देख लिया, अभी लेक्चर विधि होगी। स्मॉल ग्रुप में बोला है कि सेमिनार होते हैं, पैनल डिस्कशन होते हैं, साइमुलेशन होता है, और इंडिविजुअलाइज ग्रुप में क्या होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क हम यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में ये बोला है कि बड़ी समूह विधि में क्या आता है, व्याख्यान करना, समूह शिक्षण करना, टीवी अथवा वीडियो प्रस्तुति आता है आपका। छोटी समूह विधि के अंदर क्या आता है, छोटी समूह विधि में आपका सेमिनार आता है, पैनल चर्चा आता है और सतत अनुकरण आता है। और व्यक्तिगत विधि में क्या आता है, व्यक्तिगत विधि में आता है परियोजना कार्य, केस स्टडी और परस्पर संवादात्मक वीडियो आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुआ है, आपको यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं और कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन क्या बोला है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज लिमिटेड इन द ऑफलाइन टीचिंग मेथड, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श का अवसर ऑफलाइन शिक्षण पद्धति तक ही सीमित रहता है। दूसरा क्या बोला है, मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन द ऑफलाइन मेथड, यानी कि मल्टीमीडिया का उपयोग ऑफलाइन विधि में विभिन्न तरीकों से किया जाता है। और सी वाला कथन क्या बोला है, तीसरा कथन क्या बोला है, लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड द रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन द ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की ऑनलाइन अवधि में शिक्षण अधिक सक्रिय और शिक्षार्थियों की भूमिका निर्देशात्मक प्रक्रिया में अधिक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन गलत है। इन चारों ऑप्शन को देख के आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि कथन 2 जो है आपके फर्स्ट और थर्ड वो सही है। फर्स्ट कथन में क्या बोला था, छात्रों और शिक्षक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श का अवसर ऑफलाइन शिक्षण तक सीमित रहता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज लिमिटेड इन द ऑफलाइन टीचिंग मेथड। और सेकंड वाला क्या बोला है, मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन द ऑफलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड में हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। और सी वाला कथन आपसे क्या पूछा था, सी वाला कथन में बोला है कि लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन द ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑनलाइन टीचिंग मेथड में जो लर्निंग होती है वो काफी ज्यादा एक्टिव होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है। सबसे पहले बोला है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति करना, फिर डिस्कशन, फिर ट्यूटोरियल और फिर डिस्कोर्स करना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक शिक्षण पद्धति नहीं है। तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कशन पढ़ा हुआ है, हमने ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है, डिस्कोर्स कोई भी हमने यहाँ पे शिक्षण पद्धति नहीं पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्कोर्स कोई भी आपका शिक्षण का मेथड, शिक्षण की पद्धति नहीं होता है। उपदेश कोई भी शिक्षण की विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, अगले सवाल में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, अगले सवाल में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ LMS in which face-to-face learning is supplemented by online tools like quizzes, journals and can be accessed via smartphone और tablet। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें एक शिक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है जिसमें आमने सामने अधिगम को क्विज, जर्नल और ऑफलाइन टूल द्वारा पूरक किया जाता है और इसे स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के माध्यम से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा होता है, ट्रेडिशनल लर्निंग में ऐसा होता है, प्रोसेस लर्निंग में ऐसा होता है या फिर ब्लेंडेड लर्निंग में ऐसा होता है। तो अगर आपने LMS के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा LMS क्या होते हैं। LMS होते हैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स, यानी कि आपके ऐसे तरीके जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसे टूल्स जिनसे आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग में ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें एक शिक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ LMS in which face-to-face learning is supplemented by online tools।
है ना, ऐसे कौन सा तरीका है जहाँ पे हम ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से LMS का उपयोग करके स्मार्टफोन क्विज़ेस वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो हम ब्लेंडेड लर्निंग में करते हैं, यानी कि मिश्रित अधिगम में करते हैं। अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड को मिक्स कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। आपको इन चार जो कथन दिए हुए हैं 4-5, उनमें से बताना है कि टीचिंग के नेचर और ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कौन सा सही रूप से दर्शा रहा है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे शुरुआती टॉपिक है नेचर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहला कथन क्या बोला है, शिक्षण विक्रय है ना, विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा होता है। टीचिंग सेलिंग के जैसा होता है, लर्निंग इज लाइक बाइंग। दूसरा बोला है टीचिंग एक सोशल एक्ट है लेकिन लर्निंग आपका पर्सनल एक्ट है, यानी कि शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। थर्ड बोला है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयरएज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, यानी कि शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम में शिक्षण को समाहित नहीं करते हैं। फिर अगला कथन क्या बोला है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज रिसीविंग इट। शिक्षण क्या है, एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन लर्निंग क्या है, अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। आप प्राप्त कर रहे हो और मैं किसी चीज को डिलीवर कर रही हूँ, तो ये तो कथन तो सही है। फिफ्थ बोला है टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर वेयरएज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन द सब्जेक्ट डोमेन। शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रिया, एक है ना अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, यानी कि ट्रायडिक इन नेचर है। ठीक है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय क्रिया है, सक्रिय कार्य है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, ADE है ना, BCE ABC या फिर A B और D। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी बोला है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है वाइल लर्निंग क्या है, एक पर्सनल एक्ट है। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कथन है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और कथन आपसे क्या पूछा है, सी कथन आपका यहाँ पे क्या बोला है, सी कथन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग शिक्षण में अधिगम निहित होता है लेकिन अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। सी वाला कथन भी सही है। और ई वाला कथन में क्या बोला है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर, ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो बी, सी और ई कथन जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हम आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन शुड बी डन बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। आपकी इवेल्युएशन से हमने कल भी क्वेश्चन सॉल्व करा था, आज भी आपके इवेल्युएशन का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है, निम्नलिखित मूल्यांकन में से कौन सा अनुदेशात्मक प्रक्रिया से पहले किया जाता है। अब अगर आपने इवेल्युएशन पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप एक ही शब्द से इसका आंसर निकाल पाओगे, बिफोर द इंस्ट्रक्शन। अगर आपने मेरी क्लासेस कोई देखी हुई है प्रीवियस, तो मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि बिफोर द इंस्ट्रक्शन कौन सा इवेल्युएशन करते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन या फिर आफ्टर इंस्ट्रक्शन हम कौन कौन सी मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इंस्ट्रक्शन से पहले हम कौन सा मूल्यांकन करेंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ाने से पहले भी टीचर आपका मूल्यांकन करता है। ठीक है, अभी सोचोगे मैडम मूल्यांकन तो आपने बताया था कि हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद में आपका टेस्ट लेंगे। यहाँ पे तो पढ़ाने से पहले ही मूल्यांकन हो रहा है। पढ़ाने से पहले आपने जो पहले का पढ़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे 5th क्लास में कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपका वो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में अभी उन्होंने 5th क्लास के बारे में कुछ पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आपने 4th क्लास तक क्या क्या पढ़ा है वो आपका एक टेस्ट लेंगे। आपका मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आपका रिटन टेस्ट ले सकते हैं, आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, जहाँ पे वो ये देखते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपको क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पढ़ाने से पहले का टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कौन सा टेस्ट, ये हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, आपके अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले जो इवेल्युएशन होता है उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। पढ़ाने के दौरान जो हमारा मूल्यांकन होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और पढ़ाने के बाद में जो हमारा मूल्यांकन होता है उसको हम बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, अभी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी आपका ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ही होता है, यानी कि पढ़ाने के दौरान ही होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन दोनों ही आपके पढ़ाने के दौरान होते हैं, लेकिन
फॉर्मेटिव इवेल्युएशन तो हमारा नॉर्मल वाला जो मूल्यांकन होता है, जहाँ पे टीचर सवाल पूछता है, बच्चे सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। अगर बच्चे को किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई दिक्कत आपको क्यों आ रही है, इस दिक्कत के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम जानने के लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। अलग अलग प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं। हिंदी में भी यही पूछा था कि अनुदेशात्मक प्रक्रिया से पहले, पढ़ाने से पहले कौन सा मूल्यांकन करते हैं? नैदानिक करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, औपचारिक, या फिर आपका है ना सत्रांत मूल्यांकन करते हैं। तो प्लेसमेंट मूल्यांकन पढ़ाने से पहले किया जाता है। औपचारिक मूल्यांकन, सत्रांत मूल्यांकन जो है वो आपका समेटिव इवेल्युएशन जो होता है वो आपका एंड ऑफ द कोर्स होता है। एक आपका होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो कि आपका ड्यूरिंग द कोर्स होता है। एक आपका नैदानिक मूल्यांकन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जो भी आपका पढ़ाने के दौरान ही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है? इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द फ्रेज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंडिकेट्स। अगेन आपसे इवेल्युएशन का क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में क्या पूछा है क्वेश्चन? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आई होप आपने कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE का कॉन्सेप्ट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश जो आपका व्यापक है, व्यापक मूल्यांकन जो है इसका ये किसको इंगित करता है? यानी कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एक शब्द है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपका एक शब्द होता है, एक टॉपिक होता है। इसके अंदर ये जो व्यापक मूल्यांकन जो शब्द दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो आपका शब्द है, इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शब्द का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आंसर की तरफ चलेंगे। बोला है 3 शब्द है, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, आई होप सबको पता होगा। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत, यानी कि लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते रहना, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाते रहो, बच्चे से पूछते रहो, पढ़ाते रहो, बच्चे से पूछते रहो, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, बच्चे को भी सारी चीजें क्लियर होती रहे। तो कॉन्टिन्यूअसली बच्चे का मूल्यांकन करते रहो, उसका इवेल्युएशन करते रहो। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस इवेल्यू, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ऑल राउंड, ऑल राउंड यानी कि बच्चे का हर प्रकार का डेवलपमेंट आपको यहाँ पे करना है। आपको कॉग्निटिव, आपको साइकोमोटर, आपको अफेक्टिव, हर प्रकार का मूल्यांकन यानी कि हर प्रकार का डेवलपमेंट आपको बच्चे का करना है। तो ऑल राउंड का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाएगी। और इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें ये जो व्यापक मूल्यांकन है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शब्द है, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव जहाँ पे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, और इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। बस अब ये किसको मैच कर रहे हैं चारों ऑप्शन में से वो देख के समझ जाना। इवेल्युएशन ऑफ द होल सिलेबस, इवेल्युएशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, या फिर इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अभी मैंने आपको समझाया, नाम लेके बताया कि सिर्फ सिलेबस का इवेल्युएशन करना इसका मतलब नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट का मूल्यांकन करना भी इसका मतलब नहीं होता है, और खाली आपका संज्ञानात्मक डोमेन का मूल्यांकन करना भी इसका मतलब नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव, बच्चे का अफेक्टिव और उसका साइकोमोटर डोमेन, तीनों ही प्रकार का मूल्यांकन हमको उसका करना है, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन किसको इंगित करता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, तीनों का मूल्यांकन करना है, तीनों का विकास करना है, बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे यहाँ पे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल काफी सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछने लगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अब आपको टीचिंग की प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है, आपको इसको ऑर्डर में जमाना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहला बोला है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। भाई अभी का ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ के बताना। इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना। रीटीचिंग यानी कि पुनः शिक्षण करना। फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों को फॉर्मुलेट करना। और प्रेजेंटेशन ऑफ
ऑफ मटेरियल, यानी कि पढ़ाने का जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चों के सामने लाके प्रस्तुत करना। तो इनमें से सबसे पहले आप खुद समझो कि आप अगर टीचर होते तो सबसे पहले आप क्या करते, फिर क्या करते, फिर क्या करते। ठीक है, क्या मूल्यांकन सबसे पहले कर लेते? नहीं, मूल्यांकन सबसे लास्ट में करेंगे। सब कुछ पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन करेंगे। जहां पे भी सेकंड ऑप्शन सबसे पहले है उसको कट कर देना, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कहीं पे भी पहले नहीं है। ठीक है, तो हमारी और मेहनत होने वाली है, सारे आंसर हमको चूज करने पड़ेंगे। फिर क्या बोला है यहाँ पे बोला है रीटीचिंग का हम करेंगे, तो रीटीचिंग भी हम सबसे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चे का ऑब्जेक्टिव्स को चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स को चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम अपने उद्देश्य बनाएंगे। अब भाई मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, तो पढ़ाने के लिए मेरे उद्देश्य क्या है वो तो मुझे पता होने चाहिए ना। बिना उद्देश्य के मैं पढ़ाऊंगी कैसे आपको? तो सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय करती हूँ, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करूंगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगी, उसके बाद में मैं बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को चेक करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपका ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ाने का उद्देश्य मैंने बना लिया। फिर अब मैं आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करूंगी कि आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इससे पहले तक आपको कितना आता है, क्या आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ भी आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मैं प्रैक्टिस के सवाल आपको नहीं करवा सकती हूँ, या फिर आपको बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड आता है तो मैं बेसिक वाले सवाल करवाऊंगी। आपको अगर हायर लेवल का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है तो मैं उसके सवाल आपको करवाऊंगी। तो जैसा आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी। तो आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा है उसको मैं चेक करूंगी, उसको टेस्ट करूंगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चे का फिर प्रीवियस नॉलेज चेक करना, यानी कि सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब जब मैंने ये भी चेक कर लिया कि हाँ भाई आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत आता है, बहुत सारा कुछ तो नहीं आता है, पर हाँ आपके बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट द मटीरियल। जो भी मटेरियल मैंने बनाया है आपको पढ़ाने के लिए फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और अपना पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, आपका 5th ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि फिर आपका 4, 1 के बाद में 5 ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, आपका मूल्यांकन करूंगी, यानी कि मूल्यांकन आएगा आपकी 5th के बाद में। अब मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में आपका मूल्यांकन करूंगी, और मूल्यांकन करने के बाद में अगर मुझे लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आया है, मुझे रीटीचिंग यानी कि पुनः शिक्षण करना चाहिए, मुझे वापस से पढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं पुनः शिक्षण करूंगी। ये आपका सीक्वेंस होता है पढ़ाने का। 4, 1, 5, 2, 3 4, 1, 5, 2, 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी में क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या करोगे, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे, मूल्यांकन करोगे, पुनः शिक्षण करोगे, उद्देश्य बनाओगे या फिर सामग्री को प्रस्तुत करोगे। सबसे पहले हम उद्देश्य बनाएंगे, तो 4th ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। फिर हम बच्चे का जो पूर्व का ज्ञान है उसको चेक करेंगे, तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1st ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम बच्चों के सामने सामग्री को प्रस्तुत करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर 5th ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम मूल्यांकन करेंगे और फिर उसके अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः शिक्षण करेंगे, यानी कि 2nd और 3rd ऑप्शन आपका सबसे लास्ट में आएगा। ये आपका पूरा सीक्वेंस बनेगा। 4, 1, 5, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की शिक्षार्थी केंद्रित विधि नहीं है। यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। अब 2 तरीके की शिक्षण की विधियां होती है, एक होती है लर्नर सेंट्रिक, एक होती है आपकी टीचर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक जहाँ पे केंद्र बिंदु में आपका लर्नर होता है, आपका छात्र होता है, छात्र के अनुसार टीचर यहाँ पे पढ़ाता है। टीचर सेंट्रिक जहाँ पे केंद्र बिंदु में आपका टीचर होता है, टीचर के अनुसार टीचर खुद पढ़ाता है, बच्चे के अनुसार नहीं पढ़ाता है। यहाँ पे जो मेरे को सही लगेगा मैं वो पढ़ाऊंगी, मैं हमेशा सबको सही ही पढ़ाऊंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको सबको समझ में ही आएगा, मैं इस विचारधारा से आपको समझाऊंगी। लेकिन लर्नर सेंट्रिक में क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि में क्या होता है, मैं जो टीचर हूँ वो मैं शिक्षार्थी के अनुसार पढ़ाऊंगी, बच्चे के अनुसार पढ़ाऊंगी, कि भाई हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है मैं उस तरीके से बच्चे को समझा लूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से सोच के और फिर आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे पूछा है कि जो शिक्षार्थी केंद्रित विधि होती है, जहाँ पे केंद्र बिंदु में आपका लर्नर होता है, आपका स्टूडेंट होता है, उस विधि का तरीका कौन सा नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, कौन सा नहीं है इन चारों में से वो चूज करके बताना है। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक है, टीम टीचिंग। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा टीम टीचिंग जो है वो आपका लर्नर सेंट्रिक नहीं होता है, ये आपका शिक्षक केंद्रित विधि होता है, ना कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि। यहाँ पे टीचर अपने अनुसार पढ़ाता है, ना कि बच्चे के अनुसार। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये तीनों आपके शिक्षार्थी केंद्रित विधि होती है। लेकिन टीचर
जो आपकी टीम टीचिंग है ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि नहीं होती है, ये आपका शिक्षक केंद्रित विधि होती है। ठीक है, तो यही पूछा था कि कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, टीम शिक्षण पद्धति आपकी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति नहीं होती है। बाकी तीनों जो है क्रमादेशित निर्देशन, निर्देशन की निजीकृत प्रणाली और विभेदित निर्देशन, तीनों ही आपके शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और लर्निंग के इलिस्ट्रेशन यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि हिंदी में क्या पूछा है आपसे, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और उन कारकों की आपको एलिमेंट्स जो है वो दूसरी तरफ दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले बोला है साइकोलॉजिकल, फिर बोला है सोशो कल्चरल, फिर इंस्टीट्यूशन और फिर टीचिंग लर्निंग। तो फैमिली किस में आएगा, इंटेलिजेंस किस में आएगा, फैकल्टी रिलेशनशिप और मेथड ऑफ टीचिंग किस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक संस्कृति है ना, संस्थागत और आपका शिक्षण अधिगम में आपको मैच करना है कि परिवार, बुद्धि, संकाय, संबंध और शिक्षण पद्धतियां किस किस में आएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है मनोवैज्ञानिक जो है वो आपका दिमाग से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजी बुद्धि से जुड़ी हुई है, तो इसको हम बुद्धि से मैच करेंगे। ए का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब जहां पे भी ए का ऑप्शन नंबर 3 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन की टेक्निक, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 ऑप्शन चले गए, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो ए करेक्ट आंसर है या फिर आपका डी करेक्ट आंसर है। अब हम बी वाले को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बी वाले में इसमें भी 4th दिया हुआ है, इसमें भी 4th दिया हुआ है, यानी कि दोनों में बी का 4th ही होगा, यानी कि सामाजिक संस्कृति आपका परिवार से जुड़ेगा, इसको चेक ही करने की जरूरत नहीं है। सी वाले को चेक करते हैं, या तो सी का 1 होगा या तो सी का 2 होगा। ठीक है, अब सी में क्या बोला है, संस्थागत, संस्थागत या तो शिक्षण पद्धति से जुड़ा हुआ है या फिर आपका संकाय संबंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षण पद्धति जो है वो आपका शिक्षण अधिगम के अंदर आता है, तो सी का आपका 2nd हो जाएगा, डी का आपका 1st हो जाएगा। सी का 2nd और डी का 1st ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपका इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, साइकोलॉजी जो है वो आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ हो जाएगा, सोशल कल्चर आपका फैमिली से जुड़ा हुआ हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन आपका फैकल्टी रिलेशनशिप से जुड़ जाएगा, और टीचिंग लर्निंग के क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स, अडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं है, यानी कि हिंदी में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौढ़ शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है, वो आपको चूज करके बतानी है इन 5 ऑप्शन में से। ठीक है, सबसे पहले बोला है दे आर मैच्योर लर्नर्स, they can act rationally, they search for a reasonable stable identity, they can make a balanced choice, या फिर often question contemporary values। अब आपके 2 प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं, 2 प्रकार के आपके लर्नर्स होते हैं, एक होते हैं आपके अडोलसेंट, एक होते हैं आपके अडल्ट लर्नर्स। तो अडोलसेंट जो है उनकी उम्र कितनी होती है, उनकी उम्र होती है 12 साल से 18-19 साल तक की। ठीक है, और 20 से 25 साल से जो 25 साल से जो बड़े होते हैं वो आपके अडल्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अडल्ट वाले लर्नर्स हैं इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, वो चूज करके बतानी है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स, उसके अंदर से ये सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दोनों ही प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अडोलसेंट लर्नर्स और अडल्ट लर्नर्स की विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि अडल्ट लर्नर्स की विशेषता कौन सी नहीं है। क्या ये मैच्योर होते हैं, भाई 25 साल का आदमी मैच्योर नहीं हो सकता है ना, तो ये तो इसकी विशेषता होती है, पर पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दे कैन एक्ट रैशनली, यानी कि वो दिमाग से काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, भाई बड़े बच्चे हैं 25 साल के हो गए, दिमाग से तो काम करेंगे ना, तो पर ये तो इसकी विशेषता होती है, पर हमसे पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। जहां भी ए और बी आ रहा है उसको कट कर दो, 2 ऑप्शन आपके कट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। अब देखो सी दोनों में आ रहा है, दे सर्च फॉर अ रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, या और अब इन दोनों में से या तो डी करेक्ट होगा या फिर ई करेक्ट होगा। दे कैन मेक अ बैलेंस चॉइस और ऑफन क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वैल्यूज, तो वो बैलेंस चॉइस बना सकते हैं लेकिन कंटेम्प्रेरी वैल्यूज को क्वेश्चन करेंगे, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। तो डी और है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, जो आपके प्रौढ़ शिक्षार्थी है उसकी विशेषता नहीं है, तो वह पहना परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये तो इसकी विशेषता है जो हमको आंसर नहीं बताना है। तर्क संगत भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। वे एक तर्क संगत रूप से स्थिर पहचान की खोज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये विशेषता होती है आपकी जो अडोलसेंट बच्चे होते हैं वो अपनी पहचान की खोज करते हैं। वे एक संतुलित विकल्प बना सकते हैं, भाई जो अडल्ट बच्चे हैं
हैं, 25 साल से बड़े हैं, वो बैलेंस कर सकते हैं ना सब चीज को, तो ये तो उसकी विशेषता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और अक्सर वह समकालीन मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये भी आपके जो अडोलसेंट बच्चे होते हैं उसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर, ये आपके अडल्ट लर्नर्स की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्नर ओवर रिएक्ट टू एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन, रिडिक्यूल्ड एंड सीक अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षार्थी शर्मिंदगी, अस्वीकृति एवं उपहास पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं और साथियों तथा अन्य लोगों की स्वीकृति भी चाहते हैं। कौन से बच्चे होते हैं ऐसे, वयस्क होते हैं, किशोर होते हैं, बालक होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके जो अडोलसेंट बच्चे होते हैं उनकी विशेषता होती है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको अडल्ट और अडोलसेंट की विशेषता पता होगी तभी ये सवाल आपसे हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो जल्दी से शर्मिंदगी महसूस कर लेते हैं, जल्दी से चीज़ों के ऊपर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, अस्वीकृति जल्दी से बता देते हैं, जल्दी से शर्मिंदगी महसूस कर लेते हैं, अत्यधिक प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। तो ये सारी विशेषता जो है वो आपके किशोर बच्चों की होती है, अडोलसेंट बच्चों की होती है। ठीक है, अडोलसेंट बच्चे जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं। अडल्ट बच्चे जो होते हैं, वयस्क अधिगमकर्ता जो होते हैं, वो आपके मैच्योर होते हैं। ठीक है, अडोलसेंट की उम्र होती है आपकी 12 साल से लेकर 18 साल तक, और 25 साल से बड़े होते हैं आपके वयस्क बच्चे, यानी कि आपके अडल्ट बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी विशेषता किसकी होती है, अडोलसेंट की होती है, किशोर अवस्था वाले ना अधिगमकर्ताओं की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं। मैं सबके कमेंट्स को यहाँ पे चेक करूंगी। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, और लर्निंग टुगेदर ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताया करो आपको वीडियोस कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।